मित्रों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 4 कालों में से आदिकाल के संबंध में अब चर्चा करने जा रहे हैं। आदिकाल का पहला टॉपिक है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आदिकाल का नामकरण बहुत ही विवादित है। इस पर अलग अलग विद्वानों ने शुरू से ही अब तक विचार किया है और 15 से ऊपर ही नामकरण या इसके आदिकाल के नाम हमें उपलब्ध होते हैं। विभिन्न साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हमने आदिकाल के नामकरण पर ये विषय वस्तु या कंटेंट हमने तैयार किया है, ये टॉपिक तैयार किया है। ये प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से इसका अध्ययन कीजिए और नामकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या है। आदिकाल के नामकरण की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आदि शब्द से, यहां जो आदि शब्द है ये आदि शब्द है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आदि शब्द से विकास धारा में प्रारंभिक अवस्था का बोध होता। आदि शब्द से विकास धारा में प्रारंभिक अवस्था का बोध होता है। प्रारंभिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रारंभिक अवस्था की, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक अवस्था की, प्रारंभिक स्थिति की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार सृष्टि का आदि उबड़ खाबड़ असभ्य दशा का सूचक है, उसी प्रकार साहित्य का आदिकाल चिंतन की प्रथम पीढ़ी की ओर संकेत करता है। कल्पना, छंद, प्रबंध इत्यादि के बाल प्रयास का ये सूचक है। प्रारंभिक भाषा की दृष्टि से भी यह हिंदी का आदिकाल है। प्रारंभिक अवस्था की दृष्टि से यह आदिकाल है हिंदी का। जैसा डॉक्टर लक्ष्मी सागर पार्षणीय के शब्दों में कह सकते हैं, आदिकाल नाम किसी ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। यहाँ आदि से तात्पर्य केवल भाषा मतलब हिंदी भाषा और साहित्य का आदि है। अर्थात हिंदी भाषा और साहित्य के काव्य रूपों और शैली का आदि है, प्रारंभ है। किंतु हिंदी साहित्य का आदिकाल अनवरत शोधों के उपरांत भी विवादास्पद और रहस्यमय बना हुआ है। विरोधाभासों से भरपूर इस काल के साहित्य की कोई साफ तस्वीर नहीं है। सीमा निर्धारण से लेकर नामकरण तक प्रश्न अद्यावधि उलझा हुआ है। संभवतः इसीलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उसने शून्य काल कहा है। जैसा कि उनका कथन है, आदिकाल की अपेक्षा इसे शून्य काल नाम कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि रचनाओं की दृष्टि से यह शून्य है। आदिकाल की अपेक्षा इसे शून्य काल नाम कहना अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका कहना है कि रचनाओं की दृष्टि से यह काल शून्य काल है। वस्तुतः विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हुए मुंडे मुंडे मतर भिन्ना की काव्यार्थ को चरितार्थ किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को विभिन्न नामों से या कई नामों से पुकारा है, जैसे हम देखते हैं। पहला नामकरण हमें उपलब्ध होता है चारण का। काल विभाजन और नामकरण की जैसे हमें पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था, में दिखाई देता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित करते हुए इस काल को चारण काल की संज्ञा दी है और इन्होंने चारण काल की समय सीमा 700 से 1300 ईस्वी निर्धारित की है। इस नामकरण के मूल में राजपूताने जिसको आज राजस्थान कहा जाता है, के चारणों द्वारा रचित वीर गाथाएं रही हैं।
ये चारण क्या करते थे, इनको भाट भी कहा जाता, जो अपने राजाओं सामंतों की यश कीर्ति का गान किया करते थे। उनका इस संबंध में कथन है, किनका, ग्रियर्सन जी का। हिंदुस्तान की प्राचीनतम भाषा साहित्य राजपूताने के चारणों द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक वृत्तांत है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस नामकरण का आधार दरबारी गायन की परंपरा को माना है, जो चारण या भाटों से संबंधित है। वस्तुतः चारणों की रचनाओं की प्रधानता के कारण यह काल चारण कहलाया। प्रथम चारण वे चंद्रवरदाई को मानते हैं, प्रथम चारण कवि वो चंद्रवरदाई को मानते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। दूसरा नामकरण मिलता आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं, मिश्र बंधु 3 थे और इन 3 के नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों के नाम के अंतर में इनका सरनेम या गोत्र मिश्र लगा हुआ है, इसलिए इनको, इन तीनों के समूह को मिश्र बंधु कहा जाता था। इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था, में पूरे साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया है और इस काल को, मतलब आदि काल को, आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। इसकी पूर्वापर सीमा उन्होंने 700 से 1444 विक्रमी निर्धारित की है, परंतु नामकरण का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, डॉक्टर मोतीलाल लाल मैनारिया एक नाम विद्वान थे, इन्होंने भी इस नामकरण का समर्थन किया है। तीसरा नाम मिलता है एक हमें प्राचीन चारण काल। एक अंग्रेजी विद्वान थे एडविल ग्रीव्स, इन्होंने ए स्केप ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था, और एक दूसरे विद्वान थे एप ही के, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसका प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। इन ग्रंथों में इस काल को प्राचीन चारण काल नाम दिया गया, प्राचीन चारण काल नाम दिया गया। यह नाम ग्रियर्सन से प्रभावित है। यह काव्य प्राचीन आदि युग में चारणों द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस काल को नाम इन्होंने प्राचीन चारण काल कहा है। तीसरा महत्वपूर्ण नाम है वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में, तो इसमें संवत 1050 से 1375 तक के काल को कालक्रम की दृष्टि से आदिकाल माना है और वीर गाथात्मक प्रवृत्ति यानी वीर गाथा की प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नाम वीर गाथा काल दिया है या वीर गाथा काल इस काल को कहा है। जैसा कि उनका कथन है, आदिकाल नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। शुक्ल जी क्या कहते हैं, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। इस संदर्भ में शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य की 4 पुस्तकें, अपभ्रंश साहित्य की 4 पुस्तकें, 4 पुस्तकों सी विजयपाल रासो, अहमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा देश भाषा की 8 पुस्तकों, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश और जयचंद, जय मयंक, जयचंद्र का, परमार रासो जो आला का मूल रूप है, और खुसरो की पहेलियां आदि तथा विद्यापति की पदावली का उल्लेख किया है, जिनके आधार पर आदिकाल का लक्षण और नामकरण किया है। इन्होंने इन केवल 12 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन किया है और इन्हीं को साहित्य की सीमा में यहां माना है। इनमें से दो अंतिम मतलब खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर मतलब 3 रचनाओं को छोड़कर शेष 9 ग्रंथ वीर गाथात्मक है। इसीलिए इन्होंने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। इन्होंने जो धार्मिक साहित्य अर्थात सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य
और जैन साहित्य, इनको साहित्य की सीमा में नहीं माना, साहित्य की सीमा से अलग कर दिया है। इन्हीं 9 रचनाओं के नाम, इन्हीं 9 वीरगाथा रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति वीरगाथा के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल कहा किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य में आचार्य शुक्ल की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस काल को वीरगाथा काल ही कहा है और इसका समय 1400 ईस्वी विक्रम तक माना है। उन्होंने रीतिकाल और आधुनिक कवियों का नाम भी इसी में गिना दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल कहा है, ध्यान रखें, वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है इस काल को। चलिए आगे देखते हैं। अगला नाम मिलता है 5वां संधि चारण काल, संधि काल और चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में साहित्य को, हिंदी साहित्य को 5 खंडों में विभाजित किया है। इस काल को 2 शीर्षकों में प्रस्तुत किया है। संधि काल, इसका समय 750 से 1000 ईस्वी, और चारण काल 1000 से 1300 विक्रमी, संवत 750 से 1000, और चारण काल संवत 1000 से 1375 ईस्वी, 75 विक्रमी, ईस्वी नहीं, इन्होंने विक्रमी माना। कुल मिलाकर इसकी पूर्वापर सीमा वर्मा जी ने 750 से 1300 विक्रमी तक मानी है। इनके अनुसार यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है, क्योंकि यहाँ 2 भाषा और शैलियों में संधि होता है। इस काल में की अधिकतर साहित्यिक रचना चारणों द्वारा हुई थी। मतलब संधि काल, मतलब संधि का मतलब यहाँ 2 भाषाओं में या शैलियों में संधि होती है, अपभ्रंश और हिंदी में। और दूसरे, इस काल का अधिकतर साहित्य चारणों द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसको संधि और चारण काल नाम दिया है। अगले महत्वपूर्ण नाम है सिद्ध सामंत काल। महापंडित राहुल सांस्कृताय ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1945 में, इस काल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित किया है या नाम दिया है। इस काल की सीमा उन्होंने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी निर्धारित किया है। उनकी दृष्टि से इस काल में सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति 2 प्रमुख थी। इसी के आधार पर इस काल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। राव जी ने समूचे हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया है तथा हिंदी साहित्य का समारंभ 8वीं शती से माना है। इनके द्वारा दिया गया नाम द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बहुत रुचाता, अच्छा लगा। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में इन संबंध में कहा है। विषय वस्तु की दृष्टि से, विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए राहुल ने जो नाम सुझाया है वो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। वस्तुतः राहुल जी का यह नामकरण विषय वस्तु को ध्यान में रखकर किया गया है। उनके अनुसार इस काल का जो भी साहित्य मिलता है उसमें सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। यहाँ सामंत शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति, चारण जाति के कवियों की स्थिति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण नाम है आदिकाल। इसी के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक या आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है, नाम दिया इन्होंने आदिकाल, परंतु इसका संकेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कर दिया था कि ये आदिकाल है, पर इसका नाम रखा उन्होंने वीरगाथा का। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में। हिंदी गलती से टाइप हो गया है 1952 में। शुक्ल जी ने इस मत का खंडन करते हुए
इस नाम की सार्थकता प्रतिपादन किया था। मतलब शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए इस नाम की आदिकाल के नाम की सार्थकता का प्रतिपादन किया था। द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन हुआ था 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई थी और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह भी 1952 में प्रकाशित हुई। में आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी निर्धारित की है। 1024 ईस्वी निर्धारित की है। द्विवेदी जी ने आदिकाल के काव्य रूपों के उद्भव विकास की कहानी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सम्मुख सन 1952 में सुनाई थी, जिसका पुस्तककार रूप हिंदी साहित्य का आदिकाल रूप में प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी का सुझाव है कि अन्य नामों के अभाव में अभावेशाली पूर्णवा की कहावत को चरितार्थ करते हुए हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से होने के कारण इसे आदिकाल कहना उचित है। अर्थात इस नामकरण से आदिकाल के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं की प्राप्त सामग्रियों का समावेश हो जाता है। साथ ही अप्राप्त सामग्रियों की ओर भी एक संकेत मिलता है। अतः इस नामकरण में उस काल की विशाल साहित्य परंपरा को पचा लेने की अपूर्व क्षमता है। जैसा कि डॉक्टर शंभुनाथ पांडे ने लिखा है, आदिकाल नाम में श्रृंगार, वीर, धर्म, नीति आदि सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। संभवतः द्विवेदी जी ने कहा है कि कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही उपयुक्त जान पड़ता है। कहने का मतलब है आदिकाल ही सर्वमान्य, प्रामाणिक, ऑथेंटिक नामकरण है। अगला नाम है बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद ने हिंदी साहित्य का आदिकाल का लक्षण विवेचन करे इसका नाम बीज वपन काल रखा है। उन्होंने प्रारंभिक युग की प्रवृत्तिगत विविधताओं को देखते हुए यह नाम दिया है। उनका मंतव्य है कि हिंदी भाषा के साहित्य के विकास का बीज इसी युग में बोया गया था। अगला नाम है संक्रमण काल। डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने अपने हिंदी साहित्य का नया इतिहास, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में काल विभाजन और नामकरण पर भी प्रकाश डालता है। उन्होंने सन 1000 से प्रारंभ मानकर हिंदी साहित्य को 6 कालों में बांटा है और 1000 से 1400 की अवधि को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। संक्रमण काल की संज्ञा है। उनके अनुसार सिद्धों और नाथों का काव्य अपभ्रंश से हिंदी में संक्रमण है, मतलब वहां से न्याय करके बढ़ता है। यह तत्कालीन भारत की स्थिति को स्पष्ट करता है। इस समय लगभग आधुनिक भाषाएं विकसित होने लगी थी। अपभ्रंश का प्रयोग समाप्त हो रहा था। अगला नाम है आधार काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ था 1970 में। इस काल को आधार काल कहा है। उनका तर्क है कि हिंदी साहित्य की अगली पीढ़ी ने उनका मुक्त हृदय से उपयोग किया। इस दृष्टि से यह हिंदी साहित्य का आधार काल है। आगामी काव्य प्रसाद की नींव पर खड़ा हुआ है, वह संस्कृत की दृढ़ भूमि पर नहीं। इसलिए अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का आधार है। उनका कथन है, आधार काल को अत्यंत उपयुक्त एवं सार्थक एवं सुखद से समझते हैं। अगला नाम है अंधकार काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुरुश्रेष्ठ ने अपनी पुस्तक हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य नामक में इस काल को अंधकार काल नाम दिया है। इसका आधार आदिकाल का स्पष्ट स्वरूप था। उनके मतानुसार खोज की वर्तमान स्थिति में यह साहित्य का अंधकार काल है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, इसके विषय में विभिन्न मत हैं। इस समय की भाषा अपभ्रंश भाषा प्राकृतिक थी।
इसकी संधिकालीन स्थिति संदिग्ध है, अतः इस संदिग्ध अवस्था वाले समय को अंधकार काल कहना ही अधिक समीचीन होगा। वस्तुतः सामग्रियों के अभाव के कारण किसी काल को अंधकार काल कहना ठीक ही है। किसके कारण? सामग्रियों के अभाव के कारण। परंतु वर्तमान अनुसंधान और खोजों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आदिकाल अंधकार अभी तक अंधकार युक्त है। मतलब अब इसको अंधकार काल नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही सामग्री उपलब्ध हो चुकी है। ये अगला महत्वपूर्ण नाम है अपभ्रंश काल। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ था 1996 ईस्वी में। इस काल को अपभ्रंश काल कहा है। यह नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। उनके शब्दों में इस काल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। ये बहुत ही उनका महत्वपूर्ण कथन है इस काल के नामकरण के संबंध में, और कई बार परीक्षा में आया गया है। क्या है उनका कहना है? इस काल को अपभ्रंश काल अर्थात जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, उन पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नाम देना, उन अन्य नामों में एक पुरानी हिंदी काल है, इसका जो नामकरण करता विद्वान थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा नाम है उत्तर अपभ्रंश काल, डॉक्टर हरीश। और प्रारंभिक काल या प्राचीन काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और एक है जयकाल। जयकाल इसके विद्वान है जयकाल नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। और एक है अनादिकाल। अनादिकाल किन्होंने नाम दिया इसकी तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। तो कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष रूप में आदिकाल को ही हिंदी साहित्य का आदिकाल मानने के पक्ष में हैं। तो इस निष्कर्ष के लिए हम कह सकते हैं कुल मिलाकर समग्रता बोध की दृष्टि से आदिकाल नाम ही हिंदी साहित्य का सर्वाधिक समीचीन और संगत प्रतीत होता है, क्योंकि यह तत्कालीन संपूर्ण साहित्य परंपरा को अपने में समेटे हुए है, जैसा कि डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश ने कहा है। और ये कथन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में भी मिलता है, और डॉक्टर राम गोपाल शर्मा द्वारा लिखित एक अलग इतिहास ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। इनका क्या कहना है? वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा भाव हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा भाव विचारणा शिल्प भेद आदि से संबद्ध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा होता है। तो ये हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का यहाँ टॉपिक समाप्त होता है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इस टॉपिक पर गहराई से अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, जितने भी यहाँ तक नाम दिए गए इनको अगर हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद। और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और यही हम इसको समाप्त करते हैं।